तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों हिंदी टेस्ट सीरीज़ का एक और वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं। दोस्तों प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसलिए रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। प्रश्नों का जहां तक सवाल है, इनको मैंने यूपी सुपर टेट और यूपी टेट खास के सी टेट ऐसी परीक्षाओं के लिए मैंने इनको अरेंज किया है। और आपको एक चीज़ बता देता हूँ यहीं पर कि ये प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। तो प्रश्न महत्वपूर्ण है और आप लोग इस पे बने रहिएगा और इसका अभ्यास करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे पहला और दूसरा प्रश्न आपके सामने मैं लाता हूँ और पहला प्रश्न मैं पढ़ता हूँ। अति सुधो सन्ने एको मार्ग है, किसकी रचना है। यहाँ पे कविता की कुछ पंक्तियाँ दे दिया है और पूछ रहा है कि ये किसकी पंक्तियाँ हैं। तो दोस्तों ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं। आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सोच के बताना है कि इसके रचयिता कौन है। तो आप लोगों ने सोच लिया होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों डी, घनानंद। आगे बढ़ते हैं। तरणी का पर्यायवाची शब्द है, ये पर्यायवाची पूछ लिया। ये यहाँ पे छोटी ई की मात्रा होनी चाहिए थी दोस्तों। यहाँ पे ये तरणी है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं। सूर्य, नाम, युवती, नदी। तो आप सोचिए और बताइए कि तरणी किसका पर्यायवाची है। ऑप्शन मैं बता देता हूँ आपको। सही, ये तरणी सूर्य का पर्यायवाची है। और एक चीज़ आपको मैं ध्यान दिला दूं कि अन्य जो पर्यायवाची हैं सूर्य के, दिनकर, दिवाकर, भानु, भास्कर, तो इस तरह से ये काफ़ी कॉमन चीज़ है। लेकिन ये तरणी जो है आप लोगों ने नहीं सुना होगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे तीसरा प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूं दोस्तों। तीसरा प्रश्न देखते हैं। मीन का पर्यायवाची शब्द है। देखिए यहाँ पे पूछ लिया मीन का पर्यायवाची शब्द। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूं मैं। शिखी, शापक, विभावरी, मत्स्य। तो ये दोस्तों सहज अंदाजा लगा सकते हैं आप लोग कि इसका सही उत्तर डी होगा, मत्स्य। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे चौथा प्रश्न देख लेते हैं दोस्तों। पेज चेंज है इसलिए ज़्यादा जगह नहीं मिलेगी। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द है। इसमें जो 3 शब्द हैं वो किसी एक ही अर्थ में है, लेकिन जो एक शब्द है वो किसी भिन्न अर्थ में है। तो मैं ऑप्शंस पढ़ देता हूँ आपके लिए, आप लोग देखिएगा। आत्मजा, नंदिनी, भार्या, कन्या। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। इसमें हमारा सही उत्तर होगा ये भार्या। ये पत्नी के अर्थ में प्रयोग होता है दोस्तों, अर्धांगिनी के अर्थ में प्रयोग होता है। बाकी की ये जो तीनों ऑप्शंस हैं ये पुत्री के लिए प्रयोग होते हैं। पुत्री को आत्मजा भी कहते हैं, नंदिनी कहते हैं या फिर कन्या भी इसको कहते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं और 5वां और 6वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। इनको देखते हैं। कान का कच्चा होने का अर्थ है। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ आपके लिए। कम सुनना, सुनी बात पर विश्वास करना, दूसरों की बात मानना, कहानी का कमज़ोर होना। तो आप सोचिए और बताइए। काफ़ी साधारण सा प्रश्न है। मैं समझता हूं कि इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। इसका सही उत्तर है बी, सुनी बात पर विश्वास करना। आगे बढ़ते हैं। 6वां प्रश्न देख लेते हैं। 6वां प्रश्न है दोस्तों। बुंदेले हरबोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बचपन में हमने खूब सुना है इसको, तो इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर भी ऑप्शंस मैं पढ़ देता हूँ। माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, सोहनलाल द्विवेदी, राम नरेश त्रिपाठी। तो ये कविता दोस्तों सुभद्रा कुमारी चौहान की है। इसमें हम लोग को बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अभ्यास करते रहना है। चारों ऑप्शंस में से कभी कभी हमको कन्फ्यूज़न हो जाती है। 7वां प्रश्न देखते हैं हम लोग इस समय। यहाँ पे को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। कारक जैसा कि 8 होते हैं दोस्तों, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक और अधिकरण कारक। तो कारक 8 होते हैं दोस्तों। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध का के की रा रे री, अधिकरण में पर और संबोधन हे अरे। तो ये 8 कारक होते हैं। कर्ता ने कर्म को, तो जो कर्म कारक की विभक्ति होती है वो को होती है, इसलिए ऑप्शन हमारा सही होगा यहाँ पे ए, कर्म कारक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और 8वां प्रश्न और 9वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूं। 8वां प्रश्न पढ़ देता हूं। शोक किस रस का स्थायी भाव है। ऑप्शंस पढ़ देता हूं यहाँ पे। शांत रस, करुण रस, हास्य रस और वीर रस। तो आप सोचिए और बताइए कि इसमें सही उत्तर क्या होगा।
सही उत्तर दोस्तों बता देता हूँ मैं आपको, शोक जो है वो करुण रस का स्थायी भाव है। बाकी वीर का उत्साह होता है। दोस्तों रस आपको काफ़ी रस पे आपको कंट्रोल करके रखना है, क्योंकि ये ऐसा भाग है जिससे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं और काफ़ी सामान्य से प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि आप अभ्यास में हैं तो आपको उत्तर देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 9वां प्रश्न मैं पढ़ देता हूँ आपको। सूरदास ने किस भाषा में रचना की? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ मैं, अवधी, ब्रज, खड़ी बोली, राजस्थानी। तो आप सोचिए और बताइए दोस्तों। ये इसका सही उत्तर है ब्रज भाषा। सूरदास ने जो सूर सागर की रचना की वो ब्रज भाषा में की। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे 10वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 10वां प्रश्न क्या है, पढ़ता हूँ इसको। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ दोस्तों, 24, 26, 28 या फिर 30। तो आप सोचिए और बताइए कि दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं। दोहा छंद में दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि इसके प्रथम और तीसरे चरण में 13-13 और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी 13 और 11 को जोड़ दीजिए, कुल हो जाती हैं 24। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, 24। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न आपके सामने लाता हूं। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ इस शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए एक शब्द बनाना है, जो अच्छे कुल में पैदा हुआ। ऑप्शंस पढ़ देता हूं, कुलीन, समृद्ध, धनी, कृष्ण। तो आप सोचिए और बताइए। ये काफ़ी सामान्य सा है दोस्तों, आप जानते होंगे। इसका सही उत्तर है ए, कुलीन। कुलीन उसको हम लोग कहते हैं। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वां और 13वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। इनको देखते हैं। 12वां पढ़ देता हूं। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? ऑप्शंस पढ़ देता हूं, देखिएगा। दाती, दात्री, दात्री, धात्री। तो आप सोचिए और बताइए। देखिए इसमें दोस्तों वर्तनी की बात है, क्योंकि देखिए दात्री इसको भी पढ़ेंगे, दात्री इसको भी पढ़ेंगे। यानी बी और सी जो विकल्प हैं इनमें प्रोनाउंसिएशन तो हमारा उच्चारण जो है वो एक ही तरह से है, लेकिन यहाँ पे जो सही उत्तर होगा ये सी, दात्री। तो आप वर्तनी का भी पर्याप्त अभ्यास करते रहिए, इसको पढ़ते रहिए, काफ़ी आपको मदद मिलेगी इससे। चलिए अगला देखते हैं। 13वां है, पापी में कौन सा विशेषण है? ऑप्शंस पढ़ देता हूं यहाँ पे। संख्यावाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण और आखिरी है परिमाणवाचक विशेषण। तो आप सोचिए और बताइए क्या सही होगा इसमें दोस्तों। इसका सही उत्तर है गुणवाचक विशेषण। इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जैसा कि मुझे विश्वास है। यहाँ पे अगला प्रश्न है 14वां। यहाँ पे कुछ पंक्तियाँ दी हुई हैं कविताओं की। नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरसी कलकांति थी में कौन सा अलंकार है? अलंकार पूछ लिया। ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, उपमा, रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा। तो इन चारों ऑप्शंस में से दोस्तों हमें अलंकार का चयन करना है कि इसमें कौन सा अलंकार होगा। और इसके लिए आपको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा, नीरद सी ये सादृश्यता सूचक शब्द है दोस्तों। और ये 4 चीज़ें आपको याद रखनी है, मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ। उपमान, उपमेय, सादृश्यता सूचक शब्द और समान धर्म। अब देखिए यहाँ पे उपमा अलंकार है, किस तरह से उपमा अलंकार होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे उपमा अलंकार में एक उपमान होता है, उपमेय होता है और सादृश्यता सूचक शब्द होता है। जैसे सा, सी, से, सदृश। यहाँ पे सी आया हुआ है और यहाँ पे उपमा दी जा रही है सजल नीरद सी, इसलिए यहाँ पे उपमा अलंकार है दोस्तों। यदि आपको अलंकार खास करके कहें उपमा अलंकार या फिर और भी अलंकार डिटेल में पढ़नी है तो उसके लिए आई बटन पे वीडियो मिल जाएगी दोस्तों, आप जाके वहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। काफ़ी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ वहाँ से मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ 15वां और 16वां प्रश्न। 15वां पढ़ देता हूँ। आचरण की सभ्यता किसका निबंध संग्रह है? आप ऑप्शंस देख लीजिए यहाँ पे। महावीर प्रसाद द्विवेदी, सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, पद्म सिंह। तो इन चारों विकल्पों में से आपको सही विकल्प का चयन करना है। आप सोचिए और बताइए दोस्तों। आप लोगों ने सोच लिया होगा। यहाँ पे सही उत्तर है बी, आचरण की सभ्यता सरदार पूर्ण सिंह की रचना है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग इस चीज़ का। 16वां पढ़ता हूँ दोस्तों। जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके के लिए एक शब्द यहाँ पे पूछ रहा है। तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे। आत्म साक्षात्कार, स्वानुभूति, अनिर्वचनीय, रहस्य। तो आप सोचिए दोस्तों
क्या होगा इसका उत्तर? इसका सही उत्तर है अनिर्वचनीय। याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है और ये इस तरह के प्रश्न दोस्तों पूछ लिए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और यहाँ पे 17वां और 18वां प्रश्न मैं आपके सामने लाता हूँ। 17वां प्रश्न पढ़ता हूँ दोस्तों। 17वां प्रश्न है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे, करुण, वीर, हास्य, श्रृंगार। तो आप सोचिए और बताइए कि इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। अभी पीछे भी हम लोग देख के आए हैं कि रस से प्रश्न पूछा था, तो ये पॉइंट काफ़ी महत्वपूर्ण है और इस पर आप लोग पकड़ बना के रखिए। रस के बारे में वीडियो भी मैं जल्दी ही लाऊंगा और काफ़ी अच्छी वीडियो होगी दोस्तों, देखिएगा ज़रूर उसको। जब आएगी तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगी। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ कि यदि आप नए नए इस चैनल पर हैं तो कृपया इसको सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि हमारी जो भी वीडियो पब्लिश हो वो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए, ऑप्शंस मैंने पढ़ दिया है दोस्तों। उत्साह जो है ये स्थायी भाव है वीर रस का, वीर का उत्साह होता है, करुण का शोक होता है, हास्य रस का हास होता है और श्रृंगार का रति होता है। आप सभी लोग जानते होंगे, और नहीं जानते हैं तो मैंने बता भी दिया आपको। अगला प्रश्न है दोस्तों, कवितावली की रचनाकार हैं। ऑप्शंस पढ़ देता हूं यहाँ पे, सूरदास, जायसी, तुलसीदास जी, घनानंद। तो आप सोचिए और बताइए, काफ़ी लोकप्रिय रचना है दोस्तों। इसके रचनाकार जो हैं वो हैं तुलसीदास जी। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। 19वां और 20वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों, इनको देखते हैं। 19वां प्रश्न पढ़ता हूँ यहाँ पे, भूषण किस काल के कवि हैं? ऑप्शंस पढ़ देता हूँ, वीर गाथा काल, भक्ति काल, रीति काल, आदि काल। तो यदि आप हिंदी साहित्य के विकास के बारे में पढ़े हैं दोस्तों तो आपको पता होगा कि भूषण रीतिकालीन कवि हैं। तो याद रखिएगा इस चीज़ को, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 20वां प्रश्न है दोस्तों, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? तो ऑप्शंस पढ़ देता हूँ यहाँ पे, अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अपभ्रंश। तो आप सोचिए और बताइए कि इसकी भाषा कौन सी है। विनय पत्रिका हम सभी जानते हैं कि ये तुलसीदास जी की रचना है दोस्तों। ये विनय पत्रिका की भाषा में बता देता हूँ सी, ब्रज भाषा है दोस्तों, मानस, जबकि अवधि में लिखा गया है। तो आपको इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए कि ये जो भी ग्रंथ लिखे हैं गोस्वामी जी ने, उनकी भाषा कौन कौन सी है। इस तरह से मोटे मोटे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो आप इन चीज़ों को हमेशा नज़र में रखिए, पढ़ते रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आखिरी प्रश्न 21 मैंने किया है दोस्तों। चूँकि ये नवरात्रि का समय चल रहा है तो मैंने भी रखा कि इसको 20 न करके 21 रख दिया जाए। चलिए, यहाँ पे अंधेर नगरी के लेखक हैं। काफ़ी सामान्य सा प्रश्न है, और ख़ास करके मैं कहूँ कि हाई स्कूल स्टैंडर्ड से लेके अब तक ये प्रश्न मैंने देखा है कि ये यूपी टेट, यूपी सुपर टेट, सी टेट, इन परीक्षाओं में कहीं न कहीं से घुमा फिरा के पूछ लेता है दोस्तों। तो इसका सही उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। इसके लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। अंधेर नगरी एक नाटक ग्रंथ है दोस्तों, और काफ़ी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। तो आप लोग इसके बारे में जानते रहिए, पढ़ते रहिए। तो बस दोस्तों, आज के लिए यही था। उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलते चलते एक रिक्वेस्ट आपसे रहेगी दोस्तों कि आप कृपया मगन ट्यूटोरियल्स के परिवार को बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, क्योंकि दोस्तों यदि आप हमें सपोर्ट करते हैं तो हमें एक आत्मबल ज़रूर मिलता है। तो बस दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।